अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहला चैप्टर करने वाले हैं। एंटी टेस्ट से रिलेटेड है ये। नस्ट के लिए फ़ास्ट जीके और जितनी ये आपके पास आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक सा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम ज़रा देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ सेट्स को समझ लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को समझेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स को, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कि रिलेटेड टू होते हैं आयोटा के, उनको देखेंगे। फिर हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। फिर हम आगे मज़ीद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, पोलर फॉर्म है और डी मॉइवर थ्योरम है। तो इससे रिलेटेड ही आपको कंप्लीट मैं आपको दूंगा, कंप्लीट पैकेज होगा ये मतलब आपको द फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारा मैं तकरीबन कवर कर दूंगा इसमें। इसके अलावा सारे टॉपिक्स रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। शुरू में हो सकता है आप कहीं तो ईजी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी। इसके अलावा चलें फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो समझते हैं कि जो आपके पास टेबल ऑफ सेट्स हैं ये क्या चीज़ है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर का आपके पास सेट होता है, मैं बस इसी से डिनोट कर देता हूँ। ये होता है 1 2 3 अप टू, ये मतलब अप टू जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर जा रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है नेचुरल नंबर में। अच्छा, होल नंबर जो होता है आपके पास उसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क ये है कि होल नंबर में ज़ीरो होता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। होते सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बाकी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इसमें आपके पास आ, जिस तरह ज़ीरो होता है, फिर प्लस -1 प्लस -2, इसी तरह प्लस -3 अप टू प्लस सॉरी अप टू ये, फिर इसी तरह जाते हैं जहाँ तक, मतलब अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। फिर इसी तरह सेट ऑफ ये इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, इनकी बल्कि मैं काम यहाँ पे करता हूँ कि इनको डिनोट इनके उससे जो इनका लेटर्स होते हैं उससे डिनोट कर देते हैं। मतलब जिस तरह आप नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर देते हैं, इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जी से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर आपके पास इनमें से आप मज़ीद इंटीजर्स में से आप यूँ भी कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 होते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर आपके पास एक और हो जाता है, एक और चीज़ आ जाती है कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स बेसिकली वही हैं जिस तरह आपके पास ये मज़ीद इसकी एक तरह की आप कह सकते हैं कि यानी इसको मज़ीद फर्दर डिवाइड किया हुआ है। फिर ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, जैसे 1 3 5 इस तरह करके। ठीक है। फिर इसी तरह जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होंगे, सेट ऑफ इवन इंटीजर जो आपके पास होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 4 इसी तरह 6 और ये हो गए। ठीक है, हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास प्राइम नंबर होता है, वो नंबर जो अब एक तो नंबर इटसेल्फ पे डिवाइड होता है, दूसरा वो वन नंबर पे डिवाइड जो होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5। ये एक तो नंबर अपने नंबर पे खुद डिवाइड होता है, जैसे 2 अपने 2 पे डिवाइड हो सकता है और 1 में डिवाइड हो सकता है, यानी 1 का मल्टीपल तरह का होता है ना, क्योंकि 1 तो हर नंबर का मल्टीपल। जैसे 2 3 5 7 11। तो मतलब आप ये कह सकते हैं वो नंबर जो अपने ऊपर खुद डिवाइड हो रहा है उसको आप कह देते हैं कि वो आपके पास होता है प्राइम नंबर। अब ये नंबर जो है किसी के टेबल में और नहीं आता। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास दो और चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा आपने समझना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रैशनल और इरेशनल नंबर आपके पास जो चीज़ें, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। ये ऊपर से तो जो हमने पीछे से पढ़ा है हमने, ये देखें, ये तो बाकी आपको बेसिक्स नेचुरल होल नंबर है, आपको पता भी होगा।
और इसके अलावा इंटीजर्स का भी पता होगा और ऑड इंटीजर्स का ये भी आपको पता होगा। बहुत से बच्चों को अभी तक रैशनल और इरेशनल का उस तरह की समझ नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा रैशनल नंबर और इरेशनल को आप समझें। तो बेसिकली रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी क्या है, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल कराता हूँ कि जैसे एक नंबर है, आपने क्या कहा सबसे पहले रैशनल नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप 3/2 है, आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जो पी है वो इंटीजर्स होगा, पी बाई क्यू जो होंगे वो इंटीजर होगा। ये बात ज़रूरी है। पी बाई क्यू कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। मतलब आप रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वे पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जैसे 3/2 है, 3/2 क्या है, 3 क्या इंटीजर है, क्यू क्या इंटीजर है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। इस तरह आगे देखते हैं। अब जैसे है 3/4 है, ये भी एक तरह का इंटीजर है, ठीक है। अब अगर वो कह दें कि कोई नंबर है, मिसाल के तौर पे 8 है, क्या ये इंटीजर है, सॉरी क्या ये नंबर 8 है, क्या ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे कि जो ये नंबर 8 है वो क्या है। तो देखें, आपको पता है 16 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 16 भी क्या है, इंटीजर है, सॉरी 2 भी क्या है, इंटीजर है, 16 भी इंटीजर है। तो ये 16/2 कर दें तो क्या आ जाता है आपके पास आंसर 8 आ जाता है। तो ये क्या होगा, आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो अब इस तरह भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसकी और एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो रिकरिंग डेसिमल होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है रैशनल नंबर को। पहले हम एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये समझाने से पहले कि जैसे मिसाल के तौर पे 0.25 है। अब वो कहे कि यार रैशनल है, ये रैशनल है। तो कि आपने सबसे पहले सोचना है, कैन वी राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटीजर्स। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखना है, और क्या इसको आप अब इस मिसाल के तौर पे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या हम लिख सकते हैं। तो अगर आप कर दें 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखें ये इंटीजर्स बन गए, यानी 25 भी इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, तो हम जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब इस एक और एग्ज़ाम्पल जैसा इसकी है कि √9 जो है, क्या वो रैशनल है या इरैशनल है। अब √9 होता क्या है, √9 होता है वैसे 3 की इक्वल, ठीक है। अब अगर आप खाली 3/1 कर दें तो वो भी एक तरह का आपको देखें ना इरैशनल ही बन रहा है। तो इस तरह के जितने नंबर्स हैं रैशनल होता है कि बस आपने सिंपली पी बाई क्यू की फॉर्म निकालनी, क्या इसकी आप पी बाई क्यू की फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी आप पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे √7 है, अगर √7 है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 2.6417 कुछ इस तरह आएगा। आप कैलकुलेटर से निकाले। अब देखिए आप इसकी फॉर्म पी बाई क्यू में नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं √7 हो गया। अब √2 है या कोई √5 है, ये जितने नंबर हैं आप इनकी अगर देखें ना, तो √5 हो गया, √7, इनकी वैल्यू आएंगे जैसे 3.37894, यानी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको आप जिसकी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे जितने नंबर्स हैं इनको आप इरैशनल कह देते हैं, क्योंकि आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, ये एक तो √2 हो गया, √3, √7, ये सारे जो हैं ये आपके पास इरैशनल, आपके पास इरैशनल है। अच्छा, अब अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें कि जैसे एक नंबर होगा मैं 107 जिसकी कोई वैल्यू शायद अब चेक कर लें, एक की वैल्यू होती है 2.314 2.314 मैंने निकाली, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आ नहीं, मैंने किसकी निकाली थी, लेकिन ये कोई इरेशनल नंबर था। अच्छा, इरेशनल नंबर में ना पहले मैं रैशनल की एक चीज़ समझा दूँ। अभी आपको रैशनल समझ आ गई कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। रैशनल में क्या, अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे 5 है, 5/1, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये आपके पास रैशनल होगी। इरैशनल √7, 2.6417 अप टू ये चलता ही जा रहा होगा आगे, तो ये इरैशनल फॉर्म बन गया, यानी आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ों और देखने की है, इरैशनल इरैशनल में, ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा, रैशनल में
एक चीज़ और है कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। अब मिसाल के तौर पे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाए, कोई भी नंबर ख़त्म हो जाए, जैसे 0.78 है। अब अगर आप 0.78 को देखें तो आप इसको 78/100 कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो फिर 0.78 आएगा। लेकिन देखिए अब नंबर टर्मिनेट हो रहा है, नंबर चलता नहीं जा रहा। अगर आप पीछे की मैंने एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पर अगर आप देखें 2.6417 अप टू चलता जा रहा था नंबर, यानी नॉन टर्मिनेट था। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी जो होता है आपके पास वो इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे 0.78 है, 78/100 किया, जो टर्मिनेटिंग नंबर है, जो नंबर ख़त्म हो जाता है एक जगह, एक लिमिट में आके, वो जो आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है रैशनल नंबर। अच्छा, अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? अब जैसे मिसाल के तौर पे 4.424 अगर आपके पास है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये रिकर यानी रिपीट होता जा रहा है एक तरह। देखें ये बेसिकली नंबर पता है क्या होगा, इक्वल्स टू 4.4244 4.424424 इस तरह अप टू चलता रहेगा। जितने रिकरिंग डेसिमल हैं और जो नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आप इसको नोट कर लें, रैशनल नंबर की बेसिकली ये एक डेफिनेशन, सही जो डेफिनेशन है आप एक तरह से कह सकते हैं। आपको पहले तो पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको तो लिखना ही है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो टर्मिनेट हो जाए नंबर वो भी रैशनल नंबर को डिनोट करता है। और रिकरिंग नंबर जैसे 4.424 हैश, ये जो डैश जो हमने ऊपर लगाई हुई जहाँ भी आएगी ये रैशनल नंबर को डिनोट करेगा, क्योंकि ये इस डैश का ये मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके बाद जो भी नंबर, अब इरेशनल की ये डेफिनेशन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। अब इरेशनल की क्या होगी, आप अपने पास लिख लें, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेशनल की अच्छा, इरेशनल की क्या होगी कि वो सारे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कि जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो चलते जा रहे हैं, जैसे 3.141579234 अप टू डॉट डॉट डॉट, और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल को। ये आगे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे 3.14157 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये चलता जा, ऑल नॉन टर्मिनेट। अच्छा, अब हमने रैशनल में क्या पढ़ा था कि जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी रैशनल की, कि रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, यानी जैसे 4.424 जो था, जैसा जो रिकरिंग था, हम कहते थे वो क्या है आपके पास, वो क्या है आपके पास, वो रैशनल है। लेकिन यहाँ पर नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीट, वो रिपीट नहीं होगा यहाँ पर नंबर। जैसे ये एग्जांपल इसकी भी हो सकती है, नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड, तो ये आप अपने पास लिख लें। जो रैशनल इरेशनल, क्योंकि बच्चों को काफ़ी मतलब हाई लेवल में आ जाते हैं, उनको रैशनल इरेशनल में बेसिक डिफरेंस नहीं समझ आता। अक्सर बोलते हैं पी वाई क्यू की पूरी फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट्स की नहीं समझ होती। तो यहाँ तक हमने समझ लिया अपना जो हमारा पहला टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। ये आप यहाँ पे बेशक नोट कर लें, मैंने लिखवाया हुआ है। अगले टॉपिक में जाते हैं। अच्छा, मैं जो ये नोट्स होंगे मैं इसकी आपको लिंक दे दूँगा, जो मैं अभी कराऊँगा नोट्स, जो कि क्वेश्चंस हैं आप उधर से बेसिकली बेशक देख लें, उसकी पीडीएफ ले लें, निकाल लें, इस तरह कर लें। तो अब हमने उसमें जाते हैं अगले टॉपिक में। तो कुछ आगे प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, इसको आप बेसिकली समझ लें कि किस तरह इसको डील करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कुछ लॉज हैं, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। अब जैसे क्लोजर लॉ
कि अब आपने बेसिकली यहाँ पे होता है कि क्लोजर लॉ को आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखना होता है, क्लोजर लॉ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखना है। मतलब जिससे मैं जो जैसे मैं अभी आगे आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की मैं अभी लिख देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की जो मैं कराऊँगा या इसको नोट तो आप कर लें, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। पहले हम एडिशन की देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशन की मैं करा देता हूँ फिर। अच्छा, जैसे क्लोजर लॉ ही बड़ा आसान सा लॉ है, क्लोजर लॉ जो आपके पास है पहला। अच्छा, मैं स्पेस ज़्यादा ना लूँ तो इसलिए मैं काम करता हूँ क्या। अच्छा, स्पेस ज़्यादा ना लूँ इसलिए छोटा लिखता हूँ। सबसे पहले हम एक क्लोजर लॉ को देखते हैं कि क्या होता है क्लोजर लॉ। अच्छा, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कि आप कोई भी नंबर विद इन जो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल से कराता हूँ इसका क्वेश्चन जो है। अब उसने यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिया हुआ है क्या जो एक सेट है 1 और -1 ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर आपने देखना है कि क्या ये जो सेट है, इस तरह के सवाल आएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ 1 और -1 ये कहेगा क्या ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे एक सेट सा यूँ बनाना है, टेबल सा यूँ करके 1 और -1, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लस का दे देना। अगर मल्टीप्लिकेशन का होगा, अगर वो कहेगा क्या ये सेट क्लोजर लॉ को क्या ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरे तरीके से करना। अब जैसे एडिशन है तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो ये इस सेट से बाहर नंबर जा रहा है, तो अब ये कह देंगे कि ये सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 1 - 1 0 है, ठीक है, वह 0 है, लेकिन -1 + 1 जैसे 0 है और माइनस इंटू माइनस +1 2 है, ये जैसे 2 और ये नंबर्स हैं ये क्लोज नहीं है, सेट में नहीं नंबर आ रहे, ठीक हो गया। अब जिस तरह के ये क्लोजर होता है। अब अगर इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन वाले को भी देखना हो, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करवा देता हूँ। अगर इसको आपने मल्टीप्लिकेशन की नज़र से देखना हो तो वो हम किस तरह करेंगे भी देख लेते हैं। 1 1 1 -1 ठीक है, और माइनस इंटू माइनस +1 बिल्कुल। ये जो अब देखें ये नंबर्स आ रहे हैं ना सेट में, देखें ये नंबर सेट में आ रहे हैं आपके पास। अब जैसे 1 1 1 -1 1 -1 और फिर ये यहाँ पे -1, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना कर दिया -1 1 1 -1, ठीक है, फिर -1 इससे को मल्टीप्लाई से किया और आपके पास यहाँ पे आंसर आया +1। तो ये क्या सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्लोजर लॉ हो गया। इस तरह फिर आपके पास एसोसिएटिव लॉ है कि मिसाल के तौर पे विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन एसोसिएटिव लॉ है वो ये है कि अगर आप x प्लस मिसाल को भी नंबर x है तो प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, x प्लस वाई प्लस जेड के। इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेशन का है कि x को अगर आप इसी तरह x और y और डॉट z करेंगे वो किसके इक्वल होगा, x y जो बाय z है, ये हो गया। फिर इसका वो ये एसोसिएटिव है। फिर इसी तरह आगे एक और लॉ है आपके पास, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है आपके पास। एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेसिकली डील करती है दोनों में डिफरेंस है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास 1 होती है और एडिशन में आपके पास 0 होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे। मिसाल के तौर पे अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर 5 भी हो, 6 हो, 7 हो, अगर आप इसको किसी भी नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर वापस अपना आइडेंटिटी को बरकरार रख रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, इसको ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, अगर वो नंबर 0 है तो वो ये नंबर्स अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख रहे हैं। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आइडेंटिटी अगर एमसीक्यू में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, कुछ 1 होती है, और एडिशन में क्या होती है वो होती है 0।
फिर इस तरह एक और है कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि जैसे एडिशन में अगर आप देख लें कम्यूटेटिव लॉ को, तो वो क्या है एडिशन में कि x प्लस वाई जो होगा वो किसके इक्वल, ये हमने 9-10 में भी पढ़ी हुई चीज़ें, y प्लस एक्स के, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स के। तो ये तो आपको चीज़ें पता है। अच्छा, फिर आपके पास इसी तरह एक और यही चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा, मैं एक चीज़ पीछे बताना भूल गया था जो हमने यहाँ पे किए थे शुरू में, जब हम प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। हमने रैशनल इरेशनल के बाद एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जो थी रियल नंबर की। बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो यूनियन होती है रैशनल की और इरेशनल की। यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। रियल नंबर जो होती है वो क्या होती है, मतलब आप अगर रैशनल को, इरेशनल का साइन होता है और ये रैशनल का होता है, इसकी ये यूनियन होती है। ये चीज़ पता होना चाहिए, मतलब सारे नंबर जब रैशनल और रैशनल दोनों को जो नंबर कंटेन करता है वो रियल। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ हमने रियल नंबर भी देख लिया। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि है इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अच्छा, ये आपने अभी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देखी है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर देख लेते हैं। इसमें 3 तरह है, तो ये काफ़ी चीज़ बस 6 हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसकी 3 है वो देख लेते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ज़रा इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर को देख लेते हैं। ये आपने भी पीछे जो पढ़ा है टॉपिक वो था बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यानी इक्वालिटी से आप डील करेंगे आप चीज़ों को। मिसाल के तौर पे जैसे रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x है बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x के ही इक्वल होगा, x इक्वल टू एक्स। वैसे 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, बेसिकली बहुत बेसिक सिस्टम कराइए, रिफ्लेक्सिव ही होती है। फिर सिमेट्रिक जो है वो क्या कहती है, सिमेट्रिक कहती है कि अगर x और y आपके पास दो यानी नंबर्स हैं, जो भी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, जो भी है, जिस तरह हम देखते हैं तो वो है आपके पास, वो रियल नंबर है। तो अगर x y की इक्वल होगा तो जो y होगा वो किसके इक्वल होगा, x के, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर है वो इसकी इक्वल है तो ज़ाहिर है फिर इसके भी इक्वल होगा, ज़ाहिर है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है एक्स इक्वल टू एक्स, ये बेसिकली MCQ से रिलेटेड है, अक्सर आ जाती हैं इससे भी रिलेटेड। अक्सर मैं अभी आगे मैं MCQ भी कराऊंगा, उसमें आपको देखेंगे प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी एक जगह, तो आपको पता होना चाहिए अक्सर ये चीज़ MCQ में आ जाती है। प्रॉपर्टी ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर फ्रॉम इफ़ एक्स बिलोंग टू दिस एक्स इक्वल टू कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये पता होनी चाहिए वो। फिर इसके बाद एक और है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, एक और है ट्रांजिटिव। अच्छा, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास 3 आ जाए, यानी x है, y है और फिर z भी है, और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जो x है वो किसके इक्वल है, y के, एंड जो y है वो किसके इक्वल है, z के, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, z के। अब देखें इसमें 3 आ जाएंगी, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। जब 3 होंगी तो वो कह रहा है कि अगर x जो है वो y के इक्वल है और जो y है वो z के इक्वल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि x किसके इक्वल है, z के इक्वल है, ठीक है। तो ये ज़रा बेसिक्स सी चीज़ें, सर प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह डील करती हैं। अभी आगे ज़रा और यानी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हम निकलेंगे, ज़रा थ्योरेटिकल ज़्यादा मैथमेटिक्स आप प्रॉपर्टीज़ को से डील करना पड़ा इधर। तो अब ज़रा हम आगे जाते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की, वो मैं यहाँ पे ऑरली बता देता हूँ। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास एक होती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप बस एक्स वाई जी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं
और एक्स इसकी इक्वल है वाई के, अगर आप एक्स में जी को ऐड कर दें तो आप वाई को भी जी में, ये बेसिकली बेसिक सी प्रॉपर्टी, वो आपको पता चल रहा है ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई दरमियान में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा जो आगे हैं आपके पास हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर की। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। इसमें आपको पता होगा पहला जो आप नेक्स्ट पढ़ी होगी कि प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। अब ये क्या है, प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, कि अगर a क्या है डिवाइड बाई b है, ठीक है, और a इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d है, तो अगर आप जो क्रॉस हम कहते थे बेसिकली ए डी इक्वल टू बी सी, ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने पता चला प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। देखें ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन आप क्रॉस करते थे, आप वो ये भी देख सकते हैं कि सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थ्रू प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, या बार बार रिपीट करें प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसा वो आपको दे दे सवालों के कि बताएं कौन सी प्रॉपर्टी इस पर लग रही है फ्रैक्शन, अब वो आपको 4 दे देंगे, 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज में देखेंगे, इनमें से एक बताएं। फिर आगे एक प्रॉपर्टी और आती है कि रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये दूसरी है इससे रिलेटेड, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा जो पीछे थी ये पहली थी, ये दूसरी है। दूसरी क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे a डिवाइडेड बाई b है और डॉट c डिवाइडेड बाई d है, तो वो इक्वल होगा ए सी डिवाइड बाई बी डी के। अब ये किससे है, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक हो गया। ये दूसरी है, पहली आपको समझ आ गई प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन क्रॉस। देखिए आप सोचते हैं इसको इस तरह करने के, जब हम क्रॉस करते थे उसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन थी। फिर जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये जो तीसरी है आपके पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अक्सर आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो कि आप में से बेशतर लोगों को पता होगी। वो क्या है, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू के, अगर आप ऊपर किसी नंबर को कह रहे हैं तो नीचे भी इसी नंबर से करें, जो यहाँ पे k जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी आपके पास तीसरी। और इसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो है रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर a डिवाइड बाई b है और नीचे भी एक है जैसे c डिवाइड बाई d है, तो ज़ाहिर है जब ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाई b और ज़ाहिर है वो फिर d से मल्टीप्लाई हो जाएगा a d डिवाइड बाई बी सी। तो ये कौन सी है, रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने भी अपने पहले लेक्चर में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ से को डील किया बेसिकली। अब देखिए मैंने इस चैप्टर में आप क्या इस लेक्चर में जो आपको मैंने समझाया है वो क्या समझाया है आपको, मैंने टेबल ऑफ सेट्स एंड नेचुरल नंबर को डी क्या होती हैं, होल नंबर, और ये जो बेसिक्स जो आपको आना चाहिए टेबल ऑफ, क्योंकि यही बेसिक सेकंड चैप्टर में भी इस्तेमाल हो, तो ये आपको समझ आई है इसमें। इसके अलावा फिर आपको रैशनल में सही मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है, काफ़ी सी एग्जांपल्स भी दी हैं इसमें। इसके अलावा फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की वो देखी आपने, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर को देखा आपने, ठीक हो गया। फिर आपने इसके अलावा फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर को देखा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम देखते हैं। इधर में इतने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको पहले देख लेते हैं जो हमने यहाँ
अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने को मैंने करा दिया था एग्जांपल में ही। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 sin 30 cos 30 इस, अब देखें इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि अब वो कह देगा कि 2 sin 30 cos 30 उसने आपको दिया होगा वहाँ पे, और कहेगा ये बताओ भाई ये क्या है, ये रैशनल है, इंटीजर है और रिकरिंग है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो आपने बताया नहीं कि इस तरह की किस तरह करना है। ठीक है, आप जब 9 चैप्टर में जाएंगे उसमें आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, इसमें sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90, इसी तरह cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 और cos 90, इनकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपको वैल्यूज़ याद करनी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एंट्री टेस्ट में। फिर जब हम 9-10 चैप्टर में जाएंगे तो आप ये वैल्यूज़ तो आप अभी याद कर लें, आपको ये नेट से ट्रिग्नोमेट्री आप टेबल लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। फिर जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्री में, तो उधर आपको ना साइन जैसे साइन 135, अब आपको वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको जब ये एंगल्स की वैल्यू पता होंगी ना उससे आप वो वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे। तो अभी आपको बेसिकली इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। हम जब आगे 9 चैप्टर में जब मैं कराऊंगा तो उसमें आपको मैं ये फिर डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ भी निकालना सिखा दूंगा, साइन 135 की वैल्यू किस तरह निकालनी है, साइन 190 की किस तरह निकालनी है, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में वो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पहला चैप्टर है, इससे रिलेटेड आप अगर आपको कोई भी सवाल देंगे जो साइन या कॉस का होगा, कोसाइन का होगा, तो वो वाली वैल्यू देंगे जो कि साइन 30 है, या आपको साइन 45 देंगे, या साइन 60 देंगे, साइन 90 देंगे। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड MCQ था, जैसे 2 sin 30 cos 30 इस, अब उसने क्या कहता हो ये क्या है, रैशनल है क्या है। अब देखें उसने क्या कहा है, 2 sin 30 cos 30 क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले आप एक काम करें, आप जाएं नेट में लिखें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और उसकी जो वैल्यूज़ है ना, sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90, और इसे cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90, इनकी वैल्यूज़ अपनी एक रजिस्टर में लिख लें। उसके बाद वीडियो पॉज कर लें, उसके बाद दोबारा ही लेक्चर को रिज्यूम करें। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपने वो देख लेंगे उन वीडियोज़ को, उसको जो सा था इसमें देखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे sin 30 की वैल्यू लिखी हुई क्या होती है, 1/2, ठीक है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है। अब हमने करना है कि आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। 2 sin 30 जो होता है वो होता है 1/2, cos 30 जो होता है वो √3/2, ठीक है। अब 2√3 डिवाइडेड बाई 2 2 4, 1 2 2 2 4। अब ज़ाहिर है √3 जो है वो आपके पास 1 पॉइंट इस तरह का नंबर देगी तो ये रैशनल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है √3 मेरे ख्याल से जैसे जितने भी √3 हैं, 5 है, √7 है, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि नॉन रिकरिंग है, और ये नंबर ऐसे 3.14789 तक जाएंगे, तो ये रैशनल होगा बस। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास, अच्छा जो तीसरा था 1 इज़ ग्रेटर देन, ये प्रॉपर्टी है एक और जो हमने इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर हमने टोटल की थी। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर 3। एक हमारी प्रॉपर्टी मिस हो गई थी जो कि थी इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। इसमें ये हमने बाद में मैं आपको कराऊंगा इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की, बाकी मैंने 3 आपको करा दी थी। अब ये इसी से जो हमने नहीं की, जो कि चौथा था, जो कि हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हमने करनी थी, इनमें से हमने 3 की, एक हमने मिस कर दी थी, ये मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। तो इसमें से देख लें किस तरह वर्क हुई है। बेसिकली यहाँ पे जो लेसर ग्रेटर के साइन होता है, हमें प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज़ की इस्तेमाल होगी, इक्वालिटी ही नहीं, इनइक्वालिटी। अब देखें इनइक्वालिटी में क्या है कि 1 इज़ ग्रेटर देन -1, और ये है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5। अगर आप यहाँ पे -4 को करो दोनों साइडों में, ठीक है, 1 -4 कर दो, यानी जो ये नंबर है, ये वाला जो नंबर है, अगर आप इसको बोथ साइड में करो, रिड्यूस करो, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। तो ये इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी हमने दो साइड में ऐड की है इस नंबर को। अच्छा, ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो मैंने वीडियो एडिट की रोकी हुई थी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूँगा। दूसरा आपको मैं ये जो लेक्चर्स की होती है ना PDF भी मैं आपको दे दूँगा लेक्चर से मुराद। जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन मैंने किए मैं ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, तो इसकी जो आपको मैं लिंक भी ना आपको मिल जाएगी एंड में। तो चलो ठीक है, थैंक यू।
कमेंट्स में ज़रूर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो डिसलाइक भी बेशक दबा दें, कोई मसले की बात नहीं। ओके, थैंक यू।